विजय माल्या, ये नाम सुनते ही शायद दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक तरफ किंग ऑफ गुड टाइम्स, पार्टियों, ग्लैमर और कामयाबी की एक जीती जागती मिसाल, और दूसरी तरफ भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड का पोस्टर बॉय। आज हम इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग पहचानों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, सीधे सोर्स मटेरियल के आधार पर। तो चलिए इन दो कहानियों की परतें खोलते हैं। ये शब्द खुद विजय माल्या के हैं, जो उन्होंने 9 साल में दिए अपने पहले इंटरव्यू में कहे। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी के असली संघर्ष को सामने रख देती है। एक तरफ है वो कहानी जो सरकार और मीडिया ने हमें बताई, और दूसरी तरफ है माल्या का अपना पक्ष। इसी टकराव को हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां से ये सारा विवाद खड़ा हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस का बंद होना। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बिजनेस था जो फेल हो गया, या फिर ये एक बहुत बड़ा धोखा था। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग वजह दी जाती हैं। जो कहानी हम सबने सुनी है वो ये है कि एयरलाइन खराब मैनेजमेंट और बेहिसाब खर्चों की वजह से डूब गई, एक वैनिटी प्रोजेक्ट था। लेकिन माल्या की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच तब के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने खुद उनसे कहा था कि वो एयरलाइन बंद न करें, और बैंकों से मदद का वादा भी किया था। अच्छा, अब आते हैं इस केस के सबसे मशहूर पहलू पर, पैसा। और वो एक आंकड़ा जो हर किसी की जुबान पर है, 9,000 करोड़ रुपए। पर क्या ये आंकड़ा वाकई सही है? तो ये 9,000 करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से? माल्या के पक्ष के मुताबिक ये सही नहीं है। वो कहते हैं कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT का ऑफिशियल फैसला था वो इस रकम का था, 6,203 करोड़ रुपए। इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल थे। अब ये उस कहानी से तो काफी अलग है जो हम सब सुनते आए हैं। और अगर पिछला आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला था, तो अब कहानी और भी उलझ जाती है। भारत सरकार के ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट ये मानती है कि माल्या से जो कुल रकम रिकवर की गई है वो है 14,100 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, एक तरफ 6,203 करोड़ का ऑफिशियल कर्ज और दूसरी तरफ उससे दोगुने से भी ज्यादा की रिकवरी। ये जो विरोधाभास है, यही इस मामले की जड़ में है। माल्या का पक्ष इस बात को भी चुनौती देता है कि वो जानबूझकर पैसे नहीं चुका रहे थे। उनका ये भी कहना है कि इंडिया छोड़ने से बहुत पहले उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट के लिए कई बार ऑफर दिए, लेकिन उनके मुताबिक बैंक CBI जांच से इतना डर गए थे कि उन्होंने कोई भी ऑफर स्वीकार ही नहीं किया। चलिए अब इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर चलते हैं। 2 मार्च 2016 जब विजय माल्या ने भारत छोड़ दिया, क्या वो वाकई कानून से भाग रहे थे, या फिर उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया था जहां से लौटना नामुमकिन हो गया? अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की घोषणा और माल्या के जाने के बीच बस कुछ ही दिनों का फासला है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक तनाव पैदा करती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? और यहीं पर माल्या की जवाबी कहानी सामने आती है। उनके हिसाब से ये ट्रिप पहले से प्लान की हुई थी। उन्होंने तब के वित्त मंत्री को बताया भी था, और बाद में जब उनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया गया तो उनका वापस आना नामुमकिन हो गया। तो अंत में सोर्स मटेरियल को देखने के बाद हम दो ऐसी कहानियों के साथ रह जाते हैं जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। आइए देखें कि ये दो अलग अलग पक्ष आखिर हैं क्या। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक भगोड़े की कहानी है जो बैंकों को धोखा देकर भागा, और दूसरी तरफ एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया। सच क्या है, ये तय करना अब तथ्यों और नजरिए की लड़ाई बन चुका है। और ये पूरा विश्लेषण हमें किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब कोई बिजनेस फेल होता है तो एक नाकाम बिजनेसमैन और एक अपराधी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक केस से कहीं ज्यादा बड़ा है।